ये जो कल्चर है, ये जो लेगेसी है मुगलों की, ये लेगेसी इज द रीजन व्हाई शाहजहां लाल किला, a Mughal fort, was chosen as the venue for the Independence Day speech, whether in 1947 और in 2024, क्योंकि इस इलेक्शन में मोदी जी ने और बीजेपी ने, खासतौर पे मोदी जी ने पूरा जोर लगा लिया था। हम सब जानते हैं हिंदू और मुस्लिम का इलेक्शन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम इलेक्शन किया जाए, घटिया लेवल पर मोदी जी आ गए थे हिंदू वर्सेस मुस्लिम इसको इलेक्शन कराने का। ये जो इलेक्शन है इसने इट हैज पुट अ स्टॉप टू दैट काइंड ऑफ, इट हैज रिवाइव्ड दैट इंक्लूसिवनेस of Indian legacy. So emphasizing diversity within society, which is good for the society itself, both India and Pakistan or any society, and for mutual relationship. Indo-Pak Dialogue with Dr. Ishtiaq Ahmed and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. Dr. Saab, ये जो अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर इश्तियाक साहब ने भी और आपने ये भी पॉइंट रेज किया कि यूरोप में तो उस जमाने में खून खराबा हो रहा था, तो जब आप ये मिडीवल एज की और इंडिया की मिडीवल एज की बात कर रहे थे, तो यूरोपियन मिडीवल एज इज फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी, और इंडियन रफली स्पीकिंग, और इंडियन मिडीवल एज जो आपने बताया जो जेम्स मिल ने 8th to 18th century, 8th to 18th सेंचुरी, तो ये जो अभी बात की कि वहां तो खून खराबा हो रहा था, सो जो यूरोपियन मिडीवल एज है दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय दैट काइंड ऑफ खून खराबा, व्हेयरएज द इंडियन मिडीवल एज वाज नॉट लाइक दैट। और ये बात जफर साहब, ये एक चीज ले लीजिएगा इसमें कि जो मिडीवल की टर्म है ये यूरोसेंट्रिक है। ये इंटायरली और इस पर बहुत क्वेश्चन हो रहा है, अब तो बहुत क्वेश्चन हो रहा है कि ये एशियन मिडीवल मॉडर्न मुस्लिम मिडीवल एज जब कहा जाता है तो दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज ये डबल उसमें डबली प्रॉब्लमैटिक, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डबली प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। एक तो मिडीवल अपने आप में बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और दूसरे फिर वो मुस्लिम प्रॉब्लम ये जेम्स मिल ने ये किया था, जेम्स मिल ने जो ये डिवीजन एशियन मिडीवल मॉडर्न यूरोप में तो 17वीं सदी में आ चुका था यूरोपियन हिस्ट्री में, तो वो इस ट्राइपार्टाइट डिवीजन को, एशियन मिडीवल मॉडर्न को फिर सारी दुनिया में फैला ऐसा ऐसा करके 19वीं सदी में, 20वीं सदी में सारी दुनिया में फैला, 20वीं सदी के शुरू में सारी दुनिया में फैला विद द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप। जेम्स मिल ने इसको एक और सिर्फ एशियन मिडीवल मॉडर्न, एशियन मिडीवल और ब्रिटिश नहीं लाया, यहाँ पे एशियन मिडीवल मॉडर्न नहीं लाया, वो इसको और बदल करके हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड करके लाया। इस तरह उसने की क्लासिफिकेशन। तो मिडीवल देन बिकेम, medieval was a period of backwardness, medieval was supposed to be a period of irrationality वगैरह वगैरह, तो ये irrationality तो थी ही medieval की so called, लेकिन वो मुस्लिम irrationality बन गई, उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी बना दी जेम्स मिल ने। हालांकि यूरोप में भी यही था, बिल्कुल ठीक है, यूरोप में तो था ही, लेकिन जो जेम्स मिल हिंदुस्तान में लाया वो not the medieval period but the Muslim medieval period. That's right. इस तरह कर दिया, बिल्कुल सही। A religious identity, not a backwardness and irrational and so on so forth. अच्छा सर, अगर अब हम अगर बात करें हिंदुस्तान में जो मॉडल समझ आ रहा है मुगल दौर का, वो तो ये है कि रूलर इज प्रोटेक्टर ऑफ ऑल कम्युनिटीज, और इसी की बुनियाद पे फ्रीडम स्ट्रगल में भी आइडिया एक यूनाइटेड इंडिया का आया, जिसको जिन्ना साहब ने चैलेंज किया कि नहीं, हिंदू और मुसलमान तो दो मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं। वहाँ पे आपके ख्याल से ये जो मॉडल बन गया था फिर डिफीट नहीं हुआ? ये तो डिफीट हुआ, ये तो डिफीट हुआ, लेकिन ये फिर भी जिंदा है, जिंदा है, ये एक और बात है। हाँ, ये डिफीट हुआ। एक अभी 15 अगस्त को
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से तकरीर की थी, हम लोग सुनते नहीं हैं लेकिन वो करते ही हैं, हर 15 अगस्त को करते हैं। तो पहले जवाहरलाल नेहरू, पहली तकरीर जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाल किले से। तो मैंने अक्सर ये सवाल किया अपने आप से भी और लोगों से भी कि आज़ाद हुआ हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को, 20वीं सदी के बीच में आकर के, निस्फ के बीच में आकर के तकरीर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने आज़ादी की तकरीर शाहजहां के लाल किले से 16वीं सदी 17वीं सदी के लाल किले से वहां से क्यों करने? उनको करना चाहिए था नई दिल्ली से, जहां से जो ब्रिटिश अपने राजधानी छोड़ करके गए थे। उनकी राजधानी तो नई दिल्ली थी, लाल किला ल्यूटेंस दिल्ली है, वो होता है जहाँ पर हमारे सब दफ्तर हैं आजकल। तो जो छोड़ के गए वहां से क्यों नहीं तकरीर की? मुझे एक ही जवाब मिलता है उसका कि ये जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, जो लेगेसी थी मुगलों की, जो वही सुलह कुल की से जिससे फॉलो अप होता है कॉस्मोपॉलिटन, प्रोटेक्शन टू ऑल, विद इन द कोर्ट, outside the court, in the society. तो ये जो कल्चर है, ये जो लेगेसी है मुगलों की, ये लेगेसी इज द रीजन व्हाई लाल किला, शाहजहां's लाल किला, a Mughal fort was chosen as the venue for the Independence Day speech, whether in 1947 or in 2024. Or probably it will remain. All prime ministers have to do that, huh? All prime ministers, irrespective of their own identity or their own affiliation, all of them. ये वही इंक्लूसिव सोच है ना कि एग्जैक्टली अंग्रेजों का JS मिल वाला क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि मुगल पीरियड को इंडिया का इंटरनली समझा गया है। ये है ना उसकी टीचिंग। और जो अभी आपने कहा, ये उससे जो ये सोच बनी जी कि ये तो अलग अलग कौमें हैं, ये सावरकर की ये सोच थी और जिन्ना की यही सोच थी। तो ये इस सोच ने तो डिफीट तो किया ही है, ऑब्वियसली डिफीट किया है। जी तो बुनियाद इंक्लूसिवनेस की डिफीट हुई है। लेकिन जी मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपसे बीच में कहा कि अभी भी जिंदा इसलिए है कि जब भी पार्टीशन तकसीम हो गई, पार्टीशन हो गया, उसके बाद जो कुछ हुआ सब, लेकिन जब भी मौका मिलता है, और सबसे अभी जो मौका मिला 2024 के बाद, अभी हमारा जो इलेक्शन हुआ है, वो बहुत अच्छा उसका मिसाल है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि इस इलेक्शन में मोदी जी ने और बीजेपी ने, खासतौर पे मोदी जी ने पूरा जोर लगा लिया था। हम सब जानते हैं, पूरा जोर लगा लिया था कि तो हिंदू और मुस्लिम का इलेक्शन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम इलेक्शन किया जाए। वो आपने भी तकरीरें सुनी होंगी, हम लोगों को भी अखबारों में तो देखनी पड़ती थी, अगर सुनते नहीं भी थे, कि ये आपकी 2 भैंसों होंगी तो भैंस वो मुसलमानों को, सुना होगा अपने बकवास, भैंसें, अगर हिंदुओं के पास 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस वो मुसलमानों को दे देंगे और मुसलमानों को वो मुजरा करवाएंगे और वगैरह वगैरह। इस घटिया लेवल पर मोदी जी आ गए थे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम इसको इलेक्शन कराने का। लेकिन उनको हारना मतलब वो हारे नहीं है, लेकिन उनका ये प्लैंक नहीं जीता है। हाँ, नहीं, जो 400 सीटें वो ले रहे थे वो 240 हो गई, यानी जो 240 हो गई है मेजॉरिटी, उससे भी कम हुई है। बिल्कुल उससे भी कम है। और ये जो सबसे बड़ी बात यही है कि वो जिस प्लान को लेकर वो चले थे कि जीत ही जाएंगे, इस प्लान को लेकर के, जिस प्लेटफॉर्म को लेकर के वो कह रहे थे कि 400 से ज्यादा सीटें हमें मिलेंगी, इसी को लेकर के कि हिंदू हमें खतरा, ये एक खतरा था जो कि शुक्र है कि वो सामने नहीं आया, कि
इतना कोई बहुत बड़ा, जैसे इन्होंने गुजरात में कराया था 2002 में, बहुत बड़ा रायट न कराने, हिंदू मुस्लिम रायट्स, जिसका के ब्लेम मुसलमानों पर डाल करके जो किया था गोधरा में 2002 में। फिर वो इलेक्शन कराए, लेकिन हुआ नहीं, जिस भी वजह से नहीं हुआ, लेकिन हुआ नहीं। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट है कि मेरा आर्गुमेंट ये है कि इस ये जो इलेक्शन है, इसने इट हैज पुट अ स्टॉप टू दैट काइंड ऑफ, इट हैज रिवाइव्ड दैट इंक्लूसिवनेस ऑफ इंडियन लेगेसी, यू नो। ठीक है, तो सर आज की ये जी हमारी जो ये है सीरीज जो हमने शुरू की है, ये है इंडिया पाकिस्तान डायलॉग। तो अगर हम दोनों और डॉक्टर साहब तीनों मिलके ये डिस्कस करें कि आज के दौर में हमारे जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या रोल बनता है कि वो इस इलाके में इस स्पिरिट को दोबारा रिवाइव करें, और बजाय ये दोनों मुल्कों का जो वो एनर्जीज रिसोर्सेज अपना वो वेस्ट होती हैं आर्म्स रेस में और इसमें, इसको हम कैसे एक इंटेलेक्चुअल्स का और एकेडमिक्स का क्या रोल हो सकता है इसको नॉर्मलाइज करने में? एक तरह से आप कर ही रहे हैं, उस रोल को अदा कर रहे हैं, बहुत खूबी से अदा कर रहे हैं। लेकिन एक जो बुनियाद है उस रोल की कि हमें सबसे ज्यादा एम्फसाइज प्लूरलिज्म अपनी सोसाइटी में, डाइवर्सिटी और प्लूरिज्म को एम्फसाइज करना है। वही इंक्लूसिवनेस की बुनियाद होती है कि हम हमारी सोसाइटी प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, इंक्लूसिव सोसाइटी है। इसमें कई तरह के इख्तलाफात हैं, डाइवर्सिटी है, पहलू हैं। तो डाइवर्सिटी जो है हमारे, तो एम्फसाइजिंग डाइवर्सिटी विद इन सोसाइटी, which is good for the society itself, both India and Pakistan or any society, and for mutual relationships. You know, once you accept accept the principle of diversity, whether it is within society or between societies, then there will be peace. That is the guarantee of peace. You know, but I think that is what we need to, as academics, as intellectuals, we need to emphasize that our societies have to, जबरदस्ती ले जाने की जरूरत नहीं है, but all societies are in a way pluralist societies, you know, in one way or the other. तो इस प्लूरलिज्म को, डाइवर्सिटीज को उभार करके लाना, सामने लाना, हाईलाइट करना और बताना कि ये diversities are the very basis of the survival of any and progress of any society. That is the basic principle that we have to highlight. डॉक्टर साहब आपकी कोई? I would like to add a little point here. अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पे I was invited as an analyst, और वहाँ पे तस्करा हो रहा था मोदी साहब के हवाले से। तो मैंने वहाँ पे यही पॉइंट रखा कि जब आप तस्करा करें मोदी साहब के बारे में, 100 पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखें, वो आपका हक है, लेकिन लैंग्वेज अपनी जरा महज़ब रखें उसमें। ये जो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस को डाइल्यूट किया जाए अपनी जुबान में, उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बदतहजीबी से पेश आएंगे तो वैसा या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इनवाइट करेंगे। So I think this is a good starting point on both sides के अपनी जुबान को जरा धीमा कर लें। तो वैसे भी, you know, it's a shame that it needs to be stated. It's a shame. But it's necessary to be stated because हम experience करते हैं। I feel sorry that it needs to be stated, but it should be taken as given. It should be taken as the given, but that's not how things are. Name calling है डॉक्टर साहब, ये मैंने नोटिस किया है कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के जिन्ना साहब के बारे में क्रिटिकल हों या और तरफ से मुस्लिम लीग के रोल के बारे में क्रिटिकल हों, तो वो यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। अगर आप वहाँ बैठ के गांधी जी के या नेहरू साहब के रोल के बारे में लोग तो बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था कि जरा जज्बात को
थाम के हाँ वो सही है। because you as a historian you cannot evade facts, can you? नो नो वो श्योर तो आप कहेंगे तो नहीं नहीं अभी फैक्ट्स लाहौर की विजिट के बारे में बताइए। डॉक्टर साहब ने शुरू बताया, डॉक्टर आप नहीं 2014 में मैं 2 बार जा चुका हूँ। एक तो बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं, मेरे दोस्त हैं मुबारक अली साहब, हिस्टोरियन हैं, जी जी जी, मशहूर आदमी, बहुत बड़े मारूफ हिस्टोरियन हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी थी, तो उनके पास ही मैं गया था, 4-5 रोज रहा, फिर इधर उधर घूमा फिरा। वो एक दावत में ले गए जिसमें सादत अली मंटो की बेटियां थी और फैज अहमद फैज की बेटियां थी। तो ये और उस वक्त, ये कब की बात है मुझे याद भी नहीं है, 30 साल तो हो गए होंगे। और उस वक्त मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जैसे ही किसी के घर में अंदर जाएं, दरवाज़ा बंद हो, तो अच्छी अच्छी बेस्ट ऑफ विस्कीज, बेस्ट ऑफ वाइन्स आ जाएं सामने, और ख़वातीन अपने अपने बैग खोल करके बेस्ट ऑफ सिगरेट्स निकाल करके पीने लगी, जो बाहर नहीं, बस कमरों के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर ही। तो ये भी मुझे हैरानी हुई कि पाकिस्तान, जिसको हम लोग इतने कंजर्वेटिव समझते हैं, वहाँ ये सब हो रहा है, हमने अपने आंखों से देख रहे हैं। कोई बस बाकी लोगों से बाहर से छुपा के, लेकिन आपस में उनको कोई बहुत वो नहीं था एम्बैरेसमेंट के हमें देख कोई गेस्ट आकर के हमें देख रहा है, ऐसा वगैरह, टेकन एज गिवन। बट फिर ये भी लगा कि इट्स ए वेरी थिन क्रस्ट ऑफ सोसाइटी, बहुत ही ऊपर का क्रस्ट है, जहाँ पर बाकी वहाँ सोसाइटी में मुझे उस वक्त भी कोई बुर्का उर्का पहन करके तो औरतें सड़कों पर बाजारों में नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी लगा कि एक थिन क्रस्ट ऑफ सोसाइटी को लेकर के हम जज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान इज़ ए वेरी ओपन सोसाइटी, और जो ना इंडिया है ना पाकिस्तान है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा था, थोड़ा सा ये भी लगा कि एक बात ज़रूर थी कि हम लोग हिंदुस्तान में जहाँ भी रहे, जहाँ अभी भी सन सिटी में रहते हैं, इश्तियाक साहब यहाँ आ चुके हैं, हमारे मिक्स्ड पॉपुलेशन है यहाँ। कुछ मुस्लिम हाउसेज हैं, 3-4 मुस्लिम हाउसेज, हमारे सिख हाउसेज हैं, बुद्धिस्ट हैं, तरह साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वो तो है ही हैं। हम जब जहाँ भी JNU में थे, तो वहाँ भी एक क्वाड्रेंगल जो था, उसमें सभी थे, 3-4 मुस्लिम घर, 8-10 हिंदू घर, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। तो वो हमने मिस किया पाकिस्तान में, कि सभी जगह बस वो यूनिफॉर्मिटी एक तरह की हमें लगी। लेकिन एक अच्छा भी लगा जो कि वहाँ पर सुना मैंने कि वहाँ गुलाम अहमद चावला भी होते हैं, और मुश्ताक अहमद ग्रेवाल भी होते हैं, और वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहे, मुस्लिम नामों के साथ ये नहीं रहे, ग्रेवाल और चावला। और एक सुना कोई वेरी वेरी नॉर्मल, वहाँ पे बहुत नॉर्मल था, ये बहुत नॉर्मल बात है। तो उन्होंने बातें करते, अच्छा आज ग्रेवाल साहब के यहाँ चलते हैं, तो मैंने कहा ग्रेवाल साहब यहाँ कहाँ से आ गए, तो पता लगा कि वहीं के ग्रेवाल हैं। और चावला साहब, एक उन्होंने बताया गांधी हैं, कोई गांधी थे। मेरे एक दोस्त हैं अशरफ गांधी, वो लायलपुर में रहते हैं। अच्छा, वो वही सब कास्ट है जो गांधियों के है ना, पंजाब में भी थी, पंजाब में भी गांधी खत्री सब कास्ट है, यहाँ पे होती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होती थी। तो वो मुझे बस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी ओपन सोसाइटी थी, उतने क्लोज सोसाइटी नहीं थी। अब पता नहीं, इश्तियाक साहब ने जब बुलाया था तो मैं गया था, तब तो वहाँ एक लम्स बहुत अच्छा लगा मुझे एज ए यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स वहाँ बिल्कुल मुझे JNU जैसे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे, सब वही था, उसी तरह के जीन्स पहने हुए और उसी तरह के। इसीलिए 2 साल के बाद मुझे वहाँ से
उन्होंने मुझे छुट्टी करा दी, क्योंकि अच्छा, उनको मेरे नहीं व्यूज चला, पसंद नहीं थे आते। लेकिन नहीं चला। ये यकीन, मतलब लम्स के पास सारी वो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, लाइब्रेरी उनकी जबरदस्त है, हाँ, जो बहुत टीचर अच्छा है। बाहर से बुलाते हैं, तो वो फिर भी दे केटर फॉर द अपर क्लास जिसकी आप बात कर रहे हैं। वहाँ हाँ, आप गरीब बच्चा कोई नहीं आता, नहीं, एक हाँ, तो जाहिर है। स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान जो हाँ, आपने, आई एम श्योर इट मस्ट बिल्कुल बी इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान। दैट आई सर आपकी जो और कुछ नज़में, और आपकी कुछ पोएम्स हैं। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। आज जी वापस जब मैं आ रहा था, मैं वो उसे वाघा बॉर्डर से आया था, तो मैं जब आ रहा था लम से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो एक बड़ी कॉलोनी, बड़ा बोर्ड मुझे नजर आया, हरबंसपुरा। हाँ, हरबंसपुरा इलाका है हमारे लाहौर का। जी जी। हरबंसपुर, मैं हाँ बड़ा खुश हुआ कि देखो मुझे, मैं वो तो यहाँ आपकी से जा चुका, आपकी लेकिन मुझे आपकी याद। रेजिडेंशियल एरिया है बिफोर वाघा बॉर्डर, हाँ, हाँ हरबंसपुरा। जी, हाँ, हरबंसपुर, बड़ा सा कॉलोनी हरबंसपुर। है, मिडिल जी जी। क्लास जी काइंड ऑफ कॉलोनी सी लग रही थी। यस यस तो तो एक बड़े जमाने बोर्ड, में, बहुत बड़ा बोर्ड जी था जी, हरबंसपुरा। एक तो मैं जमाने खुश में हुआ तो ये कि सब एक ही था, सब एक ही था 47 तक। हाँ, वो तो खैर तो वो सही। सबके सॉरी, नाम आप है। कुछ कह रहे थे जी जी। इश्तियाक साहब, आप नहीं कुछ कह रहे थे इश्तियाक साहब। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि आज पूरा आपने एक हमें बैकग्राउंड दी है कि कब से हिंदुस्तान जो है वो एक इंक्लूसिव मॉडल है, और वो मुगल पीरियड से शुरू होता है। हाँ, और आज भी जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हीं असूलों पे बेस्ड है। बहुत हमारे बहुत यहाँ हद तक, चलो पार्टीशन हो गई, दो मुल्क बन गए, बहुत हद तक। यहाँ पे भी अगर हम एक इंक्लूसिव मॉडल ले आए तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। मैं तो बड़ी देर से ये शोर पाकिस्तान के मचा लिए रहा हूँ। बहुत अच्छा होगा, जी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से हमारे जैसी जो डिस्कशंस है ना, जब लोग सुनेंगे तो उनको फिर एक, वो क्या कहते सोचने हैं, का। अथॉरिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। आजकल जो उठता है जैसा मर्जी वीडियो बना दे, हाँ, वो तो खैर, हाँ, हाँ। वो इतना ज्यादा होता है। मैंने देखा है मेरी किताबें लोग अपनी बना के, तो वो लाखों में उन्होंने अपनी बना ली है। मुझे किसी ने कहा यार तुमने नोट किया है, वो क्या करता है कि इतना करता है कि सारी तुम्हारी आर्गुमेंट देता है, कहता है प्रोफेसर ने लिखा है, डिड यू गिव हिम द राइट टू डू दैट। मैंने कहा यार मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बात पे। तो नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट माई सेल्फ। हाँ, ऑथर तो मैं बिल्कुल, हूं ना, आई एम यू गोइंग टू शुड डू इट नाउ। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ यस। जी। तो तो मेरे आप ख्याल प्रोफेसर, से हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक बेहतर माहौल के लिए सबसे पहले 65 एंड अबव को वीज़ा आने जाने का दिया जाए, हाँ, और हाँ, बहुत स्कॉलर्स अच्छी को खास तौर पे बहुत अच्छी। यूनिवर्सिटीज में, सेमिनार्स में, डिस्कशंस में बुलाया जाए। बिल्कुल, उस बिल्कुल। कैटेगरी के लोग हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। क्यों जी मुझे प्रोफेसर साहब? लम्स में जाके बहुत अच्छा लगा था। जी 2-3 मीटिंग्स, 1-2 मीटिंग्स हुई थी, बहुत अच्छा लगा था वहाँ इंटरेक्ट करके, वहाँ के जी जी, स्टूडेंट बिल्कुल और बिल्कुल। फैकल्टी के साथ बहुत अच्छा लगा। जी जी। सर नहीं, हम ट्राई किया आप और दोबारा आए तो आपके कुछ बहुत पोएम्स हैं, जरा जो पोएम, हाँ, वो भी एक दो रिसाइट करें जो आज आपका दिल कर रहा है। जी जी प्लीज इनायत उर्दू में फरमाइए। पोएम्स हैं, हाँ जी। ये मेरी अभी अभी मजमुआ छपा है 2-3 महीने पहले, कुछ उदास नज़में के ये नाम से। दिखा दें, जरा टाइटल दिखा दें, टाइटल दिखाइए दिखा दें। किताब हम भी ये देखें। कुछ उदास नज़में, कुछ उदास नस्लें, हाँ, नज़में हरबंस नज़में। मुखिया, नज़में, हरबंस मुखिया। जी जी कुछ उदास नज़में। जी। 1-2 सुना इनायत देता हूँ फरमाइए। मैं आपको। जी 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 प्लीज। जी जी। मैं शायर वायर तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं वो एकाएक वो एक का क्या कहें, नजूल होने लग पड़ी मुझ पर एक बुढ़ापे में आकर के, तो नाजिल होने लग पड़ी। और मैं फिर लिखना शुरू कर दिया मैंने, थोड़ा बहुत, थोड़ी। एनीवे, ये एक एक ये नज़म है, ताजमहल। ओके। वाह वाह, ताजमहल। हाँ, ताजमहल। वाह जी ताजमहल। वाह। एक तो साहिर की है ना, फिर शकील और बदायूनी हाँ, की है, और आपकी वो तीसरी है। जी वो शायर की तो थी, एक एक शहंशाह ने मोहब्बत का सहारा लेके हम नहीं, गरीबों ये को। है शकील, ये शकील ये ये बदायूनी की। किस नहीं, ये साहिर साहब साहिर की है। की है। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेके, ये है हाँ, शायर हम की। गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक, हाँ जी 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 मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। जी जी। ये है
ताजमहल। पूनम की रोशनी में ताजमहल, कमाल की सरहद के उस पार, बेहद अकेला। ताजमहल, पूनम की रोशनी में ताजमहल, कमाल की सरहद के उस पार, बियॉन्ड द रीच ऑफ परफेक्शन। जी जी परफेक्शन से भी अलग, दूर। जी जी जी, बेहद अकेला और बहुत उदास, जैसे कोई बला की हसीना हुजूम के बीच खड़ी, हर निगाह से ना आशना, हर निगाह में बरहना। वाह 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 वाह, ये ताज की जो है उदासी, ताज की अपनी उदासी उदासी जो है। मजा वाह बना वाह है। और वाह वाह वो जब मैंने लिखी थी तो पूनम का नहीं था उस वक्त, पूनम की रोशनी तो नहीं थी, वहीं बैठ के लिखी थी। लेकिन मैंने तस्वुर किया कि पूनम की रोशनी में कितनी उदास होगी ये वाह वाह ये वाह वाह, इमारत, खूबसूरत। कितनी उदास होगी ये इमारत। तो ये इमेजिन करके मैंने लिखा कि हर निगाह से नाआशना, हर निगाह में बरहना। एक नज़्म है सवाल। सवाल, वाह जी वाह। सवाल इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि पॉल गोगैन जो फ्रेंच जी जी पेंटर थे, जी उनकी एक तस्वीर है जिसका उन्होंने टाइटल रखा था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये वाह, उनकी तस्वीर का टाइटल है। जी जी Who are we, where have we come from, where are we going। तो उसी को देख करके ये नज़म नाजिल हुई। जब पॉल गोगैन ने अपनी एक तस्वीर से ये सवाल किया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये वो सवाल था जो अज़ल से हर इंसान पूछता आया है। वाह वाह, ये सवाल शायद सबसे पहले आदम ने पूछा होगा खुद से या खुदा से। ऋग्वेद के कवियों के सामने भी यही सवाल था मौजूद। वाह जी वाह। बुद्ध भी इसी से परेशान राजमहल छोड़कर जंगल जंगल ढूंढते रहे इसका जवाब। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बुद्ध भी इसी से परेशान राजमहल छोड़कर जंगल जंगल ढूंढते रहे इसका जवाब। यही जुस्तजू निहा है सूफी के फना होने में। वाह जी वाह। यही इश्क की इंतहा में पैवस्त है। यही इश्क की इंतहा में पैवस्त है। इश्क की इंतहा भी पैवस्त है अपने आप। यही जुस्तजू है सूफी के फना होने में, यही इश्क की इंतहा में पैवस्त है। ये सवाल अपने आप में मुकम्मल है, मायूस, उदास और इतना मुकम्मल कि इसका कोई वाहिद जवाब शायद मुमकिन नहीं। शायद कोई भी जवाब मुमकिन नहीं। मुमकिन है तो सिर्फ हर शख्स का, मुमकिन है तो सिर्फ हर शख्स का कभी बुद्ध, सूफी और गोगैन की तरह परेशान होना। वाह जी वाह, परेशान हुआ। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत ख्याल है, खूब ख्याल है। वाह जी ख्याल है माशाल्लाह, बहुत शानदार। एक और सुनते जाइए। प्लीज प्लीज इनायत। इसमें एहतजाज का आंसर है। जी जी बिल्कुल। जिस शाम हव्वा का बदन हवस से चरागा हुआ, वाह जी वाह। जिस शाम हव्वा का बदन हवस से चरागा हुआ, वो उसकी मासूमियत और पाकीज़गी का सबसे महबूब लम्हा था। वाह वाह, वाह वाह। फिर सदियों तक हव्वा दीन, तारीख और तमद्दुन की चादर ओढ़े अपनी मासूमियत में गुनाह का एहसास छुपाए, जिस्म से शर्मसार, हवस को झुठलाती, अपने वजूद से परेशान, उस महबूब लम्हे से नजरें चुराए खुद से दूर भागती रही। वाह जी वाह। आज जब तुम्हारी आंखों में हवस की वही लौ फिर जलती नजर आई, तो मुझे लगा कि हव्वा कितनी खूबसूरत रही होगी। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। बहुत शानदार, बहुत बहुत खूब, बहुत खूबसूरत है सर। अभी भी जो पीट करके कहा जाता है ना कि हव्वा बड़ा
हवा अजाब होता है, हवा से शर्म आनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए खासतौर पे। तो वो सारा नैरेटिव भी चैलेंज हो गया इसमें सारा। बिल्कुल वही है कि जी जी खूब कोई पंजाबी में भी कोई थोड़ी सी बात कर दें। हाँ जरूर। हाँ जी सर, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ? ਕਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਨਿੰਗ ਕਿ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰਾਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ਡ। I think ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। We have preserved a precious moment here, indeed. So that is my feelings are really the all this. And I hope we can have more of it in the time too. So we will invite Professor Saab again, kyun ji? What we are going to do is we have started with you and then we will invite other people that we have in mind. Okay? That will be fine. Thank you very much, sir. Thank you. Dr. Saab, Dr. Ishtiaq Saab, Dr. Azman Salokia Saab, बहुत shukriya. I hope you enjoyed watching. Great discussion. Thank you very much. Take care of yourself. Pakistan Zindabad and good night for now. Good night.